मैं डॉक्टर एस.के. लुहाड़िया गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ये बताना चाहता हूं कि इन्हेलर को उपयोग में लेने की सही टेक्निक क्या है, क्योंकि इन्हेलर के इलाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे सही टेक्निक से ले रहे हैं या नहीं। इन्हेलर में दवा माइक्रोग्राम में होती है, यानी बहुत कम दवा होती है, और जब हम उसको इन्हेल करते हैं तो अगर हमारी टेक्निक बहुत अच्छी है तो लंग्स में 20 से 30% दवा जाती है और 70 से 80% दवा हमारे गले में ही रुक जाती है। यानी अगर हमारी टेक्निक ठीक नहीं है तो हमारे लंग्स में दवा 5 से 10% भी नहीं जाएगी और गले में दवा 80 से 90% रुक जाएगी। पूरे दुनिया में जो स्टडीज़ की गई हैं उन पे ये निष्कर्ष निकला है कि जो भी लोग इन्हेलर लेते हैं उनमें लगभग 90% लोग इन्हेलर को सही टेक्निक से नहीं लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इन्हेलर्स के टेक्निक से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारे 3 तरह के इन्हेलर हैं। उसमें एक ड्राई पाउडर्ड इन्हेलर है, उसकी एक वैरायटी है रिवोलाइज़र, दूसरी वैरायटी है रोटाहेलर, तीसरी वैरायटी है स्पिनहेलर यानी लूपीहेलर। अब इनको किस तरह से उपयोग में लिया जाए। ड्राई पाउडर इन्हेलर में हमें सबसे पहले कैप्सूल के रूप में जो दवा उपलब्ध है उसको डिब्बी से निकालना होता है। तो हम कैप्सूल को हमारे हाथ में निकाल लें कैप्सूल को, तुरंत इस डिब्बी को बंद कर दें, क्योंकि अगर ये डिब्बी खुली रहेगी और हवा में नमी ज़्यादा होगी तो ये कैप्सूल बचे हुए ख़राब हो जाएंगे। कैप्सूल को लेने के बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस कैप्सूल को इन्हेलर में किस प्रकार से लोड किया जाए। ये जैसे रिवोलाइज़र है, इसमें कैप्सूल का एक हिस्सा रंगीन है और एक ट्रांसपेरेंट है। उसको हमें इस कैप्सूल की कैविटी में डालना होता है। इसको हम इस कैप्सूल में डाल दें। यहाँ पे आपको 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों एरो मिले हुए होने चाहिए। यदि वो दोनों एरो मिले हुए नहीं हैं तो कैप्सूल अंदर पूरे इसमें जाएगा नहीं। अब इसमें कैप्सूल लोड करने के बाद इसको आप क्लोज़ कर दें। ये अब इन्हेलेशन के लिए तैयार है। इसी प्रकार रोटाहेलर में भी कैप्सूल लोड कर दें और उसके बाद उसके नीचे के हिस्से को घुमा दें तो ये कैप्सूल का आधा हिस्सा टूट के इसमें गिर जाएगा। रंगीन हिस्सा ऊपर रखना है, ट्रांसपेरेंट नीचे रखना है। इसी प्रकार इस स्पिनहेलर में भी एक ग्रूव होता है, हमें कैप्सूल इस ग्रूव में डालना है और उसके बाद इसको बंद कर दें। फिर इन दोनों बटन को दबा दें, उससे कैप्सूल पंक्चर हो जाएगा। अब इन तीनों ही इन्हेलर्स में कैप्सूल लोड करने के बाद ये तैयार है, इन्हें हम इन्हेल कर सकते हैं। अब इन्हेल करने की जो टेक्निक है वो तीनों की एक सी है। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप है इन्हेल जब शुरू करते हैं कि हम अपना श्वास बाहर निकाल दें और गर्दन को हम थोड़ा पीछे की तरफ झुका लें, 30 डिग्री पीछे ले जाएं, ताकि जो भी दवा इन्हेलर से जाए वो सीधी लंग्स में जाए। अगर हम गर्दन को सामने की तरफ झुका के इन्हेल करेंगे तो दवा हमारे गले के पीछे के हिस्से में जम जाएगी और फेफड़े में नहीं जाएगी। तो पहला स्टेप हम करते हैं, हमारी जो श्वास है उसको बाहर निकाला, उसके बाद गर्दन पीछे, फिर इस इन्हेलर के माउथ पीस को मुंह के अंदर दबा के जोर से लंबा सांस खींच के रोकना है। अब आप देखें, यानी श्वास को तेजी से खींचकर लंबा सांस लें, जितना आप खींच सकते हैं उतना खींच के श्वास को भर लें और फिर श्वास को 10 सेकंड तक रोक लें, जिससे कि जो दवा लंग्स में गई है वो वहाँ काम करे और उसको जमने का मौका मिले। यदि हम श्वास जल्दी बाहर छोड़ देंगे तो दवा हमारे श्वास के साथ बाहर आ जाएगी और उसका असर ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रकार ये एक साइकिल हमने करी है। यदि हमें लगता है कि कैप्सूल में दवाई बची हुई है तो यही स्टेप्स हम 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं।
3 बार तक करने के बाद में जब हमें ये इन्हेलेशन की हमारी कार्रवाई पूरी हो जाए तो 1 गिलास पानी लें और उसके बाद 8-10 बार कुल्ला करके थूक दें। कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दवा 70 से 80% दवा जो गले में जम गई है उसको हमें तुरंत इन्हेल करने के तुरंत पश्चात कुल्ला करके बाहर थूक देना चाहिए। वो दवा अगर गले में जमती है तो आगे जाकर हमारा गले में खराश हो सकती है, छाले हो सकते हैं, फंगस डेवलप हो सकता है और आवाज़ भारी हो सकती है। इसलिए कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार अब जो दूसरा इन्हेलर है मार्केट में वो MDI है। इसमें हमें जब लेना होता है, दवा इन्हेल करना होता है, तो पहला स्टेप है कि हम इसको शेक करें। यदि हम शेक नहीं करते हैं तो उसमें जो दवा और प्रोपेलेंट है इस कनिस्टर के अंदर वो मिलेंगे नहीं और कभी दवा बाहर आएगी, कभी प्रोपेलेंट, तो हमें ठीक से डोज नहीं मिल पाएगी। पहला स्टेप, इसको हिला लें, फिर हम इस माउथ पीस को बाहर निकाल के और वही स्टेप्स हमें जो ड्राई पाउडर में थे, गर्दन पीछे होगी, श्वास बाहर निकालेंगे, इसको हम माउथ पीस को मुंह में लेकर के ओठों के बीच में और श्वास को हम लंबा खींचेंगे। ड्राई पाउडर और MDI में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें हमें श्वास की गति तेज़ रखनी चाहिए। जितना तेज़ सांस खींच सकते हैं उतना खींचें ताकि इसकी जो पाउडर की दवा है वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। और MDI में हमें लंबा सांस ज़रूर लेना है लेकिन तेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल गति से श्वास लें। जैसे हमने ये हिला लिया और उसके बाद में हमने गर्दन पीछे की, श्वास बाहर छोड़ा, इसको मुंह में लेके और इसको दबाते ही 10 सेकंड तक सांस रोक लें। इस प्रकार हम इसको लें। लेकिन इस इन्हेलर में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसमें जैसे ही आप ये कनिस्टर दबाते हैं, दवा पफ के रूप में बाहर निकलती है। यदि आपने श्वास खींचने में मिली सेकेंड्स की भी देर कर दी तो ये पफ सीधा गले में जम जाएगा और श्वास के साथ दवा नहीं के बराबर जाएगी, तो आपको आराम कम आएगा और गले के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आएंगे। इस दिक्कत को दूर करने के लिए, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ये डिवाइस है जिसे हम स्पेसर बोलते हैं, इसका उपयोग MDI के साथ में किया जा सकता है। इस MDI को स्पेसर के साथ में लेने से इसकी इफ़ेक्टिविटी भी बढ़ जाती है और जो गले के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। स्पेसर को काम में लेने के लिए 2 भागों में है। इसको हमें पहले असेंबल करना होता है। इसको असेंबल कर लें, उसके बाद में हम इसके माउथ पीस के ऊपर जो कवर है उसको हटा दें। फिर हमें दवा इसमें है MDI, दवा स्पेसर में नहीं है, दवा MDI में है। MDI के वही स्टेप्स लें, पहले शेक करें, शेक करने के बाद हम इसको फिट कर दें और उसके बाद में हम इसकी दवा को एक बार कनिस्टर को दबा के इस दवा को इस स्पेसर के अंदर ले लें। अब ये दवा स्पेसर में 15 से 30 सेकंड तक रहेगी। उसके बाद हम ये माउथ पीस को मुंह के अंदर लेके उसी टेक्निक से इसकी दवा को हम श्वास के साथ अंदर खींचें। जैसे गर्दन पीछे, इसका मुंह इसमें, ये माउथ पीस स्पेसर का अपने ओठों के बीच में लें और तो इस प्रकार हम अगर एक लंबा सांस खींच के रोक लेते हैं तो एक ही सांस में सारी दवाई चले जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोगी गंभीर अवस्था में है, वो न तो सांस रोक पा रहा है और उसकी सांस की गति बहुत तेज़ है, या मरीज़ समझ नहीं पा रहा है, बच्चा है छोटा, तो उसमें यदि हम इसे छोटे छोटे श्वास के रूप में भी दवा लेंगे तो वो सारी दवा हमारे फेफड़े के अंदर पहुँच जाएगी। जैसे यानी हम सांस को रोक नहीं पा रहे हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेके इसमें ही छोड़ते रहें। इसमें वॉल्व लगा रहता है तो आपकी हवा अंदर नहीं जाएगी और अब जब आप सांस खींचेंगे तो अंदर जो हवा में दवा उपलब्ध है वो आपके फेफड़े में चली जाएगी। क्योंकि दवा इसमें 15 से 30 सेकंड तक रहती है तो आप 5 से 10 श्वास जब आप खींचेंगे तो दवा आपके फेफड़े में चली जाएगी। इस प्रकार हम स्पेसर से यदि MDI की दवा लेते हैं तो हमें दवा फेफड़े में ज़्यादा पहुंचती है और गले के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं।
अब यहाँ पे मैं एक ये ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि कई बार अगर रोग ज़्यादा है तो डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि इसके 2 पफ लिए जाएं एक साथ, 2 पफ सुबह, 2 पफ शाम, या 2 पफ दिन में 3 बार। तो अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि 2 पफ किस तरह लिए जाएं, क्योंकि अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने 2 पफ लिखा है तो एक साथ 2 बार दबा देते हैं और फिर श्वास को अंदर खींचते हैं, ये गलत है। या स्पेसर के साथ भी लेते हैं तो एक साथ 2 बार दबा देते हैं और फिर इसमें से श्वास खींचते हैं, वो गलत है। क्योंकि दोनों पफ को एक साथ दबाने से जब हम इनहेल करेंगे तो एक पफ जितनी दवा भी अंदर नहीं जाएगी। तो इसका सही तरीका ये है कि हम इसको शेक करके इसमें फिट कर दें, एक बार दबा दें और उसके बाद हम श्वास खींचने की जो हमारी प्रक्रिया है, लंबा सांस खींच के रोक सकते हैं तो एक ही काफ़ी है, नहीं तो हम 5-7 खींच लें। उसके बाद यदि हमें दूसरा पफ लेना है तो 1 मिनट का इंतज़ार करें, क्योंकि इसके जो नीचे चैम्बर है उसको भरने में 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है। जब तक वो चैम्बर भरेगा नहीं तो पूरी दवा इसमें से निकलेगी नहीं। 1 मिनट बाद वापस इसे हिलाएं, फिर इसमें फिट कर दें और फिर प्रेस करें, उसके बाद दूसरा पफ लें। यदि डॉक्टर साहब ने 3 पफ के लिए कहा है तो फिर 1 मिनट वेट करें, फिर हिलाएं, फिर फिट करें, फिर इसको दबाएं कनिस्टर को, फिर तीसरा पफ लें। इस प्रकार एक पफ के बीच में हमें गैप रखना है, चाहे वो हम डायरेक्ट इससे लें चाहे स्पेसर के थ्रू लें, एक साथ कभी भी 2 पफ या 3 पफ ना दबाएं। इसको हम इस तरीके से लेंगे तो दवा हमारे फेफड़े में ज़्यादा जाएगी और गले में नहीं जमेगी, जिससे कि गले के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। एक ये ऑटो हेलर जो बाज़ार में उपलब्ध है, ये भी एक MDI की ही वैरायटी है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें कनिस्टर को दबाना नहीं है। इसमें ख़ास जो सुविधा है वो ये है कि हम जब इस ढक्कन को खोलते हैं तो दवा चैम्बर में आ जाती है और उसके बाद जब हम इसमें से श्वास लेते हैं तो दवा रिलीज़ हो जाती है। यानी आप जब श्वास लेंगे तो ही इसमें से दवा निकलेगी। MDI की तरह आपने दबा दिया और श्वास नहीं लिया तो दवा बेकार जाती है उसमें, इसमें दवा बेकार नहीं जाएगी। तो इस प्रकार ऑटो हेलर एक रूटीन MDI या जनरल MDI से बेटर है और इससे हम आराम से दवा को ले सकते हैं। 6 साल की उम्र से किसी भी उम्र तक का यदि वो फिज़िकली फिट है तो वो व्यक्ति इससे भी दवा ले सकता है। और यदि उसको कोऑर्डिनेशन पुअर है या उसकी गंभीर अवस्था है या वो इन्हेलर को सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो वो स्पेसर के माध्यम से दवा ले सकता है। तीसरा जो इन्हेलर है, जो वैरायटी है, वो है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र हमें गंभीर अवस्था में या 1 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसमें, या बहुत व्यक्ति कमज़ोर है तो उसमें इससे दवा ली जाती है। इसमें एक ये चैम्बर होता है, इस चैम्बर में हमको दवा को भरना होता है। ये दवाइयाँ इंजेक्शन की तरह बाज़ार में उपलब्ध है और इसको यदि हम इस तरह से तोड़ते हैं तो ये दवा इसकी फ्री हो जाती है और इस दवा को हम फिर इस चैम्बर में डाल देते हैं। तो ये लिक्विड इस दवा का चैम्बर में आ जाता है और फिर इस चैम्बर को हम बंद करके इस मशीन को जब हम ऑन करते हैं तो ये लिक्विड पफ में बदल जाता है और ये इसके थ्रू, इस माउथ पीस के थ्रू पफ बाहर आता है। हम ये मास्क अपना लगाकर नाक और मुंह को कवर करके जब सांस लेंगे तो ये पफ की जो दवा है वो हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। नेबुलाइज़र में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक का कोई बहुत रोल नहीं है, इसमें बहुत आसान है। इसीलिए हम गंभीर रोगियों के लिए या जो इन्हेलर को ढंग से समझ नहीं पाते हैं उनको हम नेबुलाइज़र से दवा लेने की राय देते हैं। अब यहाँ सभी तरह के नेबुलाइज़र से जब भी आप दवा लें, जो मैंने शुरू में बताया था कि कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। यदि इन्हेलर कोई सा भी लिया है आपने, किसी भी प्रकार के इन्हेलर से दवा ली है तो कुल्ला ज़रूर करें ताकि गले के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाए। इस प्रकार यदि हम सही इन्हेलर टेक्निक से दवा लेते हैं तो हमारे आराम भी ज़्यादा आता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अस्थमा में दवा को इन्हेलर से ही लें, गोलियों और इंजेक्शन से बचें और इन्हेलर को जब भी आप लें तो सही टेक्निक से लें ताकि उससे आपको बीमारी में लाभ ज़्यादा हो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर हो। धन्यवाद।